Hello and welcome to the YouTube channel of Super Coaching Textbook. I am Nanki Oveja and this is the lecture 4 in the series Decoding Economy, जहाँ पे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत कर चुके हैं. आज हमारा जो लेक्चर प्लान होगा उसमें हम थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, मतलब थोड़ा डीप डाइव करना स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमी में. सो इफ़ यू रिमेंबर, हमने लास्ट क्लास कहाँ पे एंड करी थी. वी एंडेड अपॉन दिस फेमस पर्सनालिटी, फेमस इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स. क्यों बात करी थी इनके बारे में? क्योंकि हमने देखा था कि भैया हमें क्यों मैक्रो इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ती है. क्योंकि उसका अंडरलाइंग रीज़न ये था कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम डिसीजन लेते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे जो हम डिसीजन लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सेम डिसीजंस एकदम सही बैठे when we talk about the economy as a whole, and that is why we need to move to the another level, and that is where it is the macroeconomics level. तो macroeconomics कहाँ से start हुई थी? It started with the founding father, which is the Adam Smith. उनकी एक classic school of thought था कि बिल्कुल भी हमको जो गवर्नमेंट है उनका जो इंटरवेंशन होना चाहिए बहुत मिनिमम होना चाहिए. लजेस फेयर को वो प्रमोट करते थे कि एवरीथिंग शुड बी लेफ्ट ऑन दी फ्री on the market forces, on the free play of market forces. But after the Great Depression, things changed. Things couldn't change actually. The thought process changed. Thought process change हुआ क्यों? क्योंकि चीज़ें ग्रेट डिप्रेशन के बाद संभलने में नहीं आ रही थी. उसके बाद एक और महान शख्सियत आए बाय द नेम ऑफ जॉन मेनार्ड कीन्स. उन्होंने बोला कि देखो जी, ऐसा है कि अगर चीज़ें ठीक करनी है इकोनॉमी में, एक देश की आर्थिक व्यवस्था को स्ट्रीमलाइन रखना है, उसको ठीक करना है, देन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट होना ही चाहिए. एज कॉन्ट्ररी टू एडम स्मिथ जो बोलते थे कि नहीं भाई, गवर्नमेंट का जो काम है, जो रोल है, कुछ लिमिटेड पार्ट तक सीमित रहना चाहिए, विच इज़ कि वो सिविल वर्क्स की तरफ ध्यान दे ले, डिफेंस जो होता है, पब्लिक सिक्योरिटी होती है, उतना ही सीमित होना चाहिए. भाई ये सब क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, इस सब में गवर्नमेंट का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए. वेराज इसके बिल्कुल कॉन्ट्ररी जॉन मेनार्ड कीन्स ने बोला कि नहीं भैया, गवर्नमेंट शुड बी देयर इन पिक्चर, टेक कंट्रोल ऑफ सर्टेन थिंग्स, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड दी कीनीशियन थ्योरी. ठीक है ना? तो ये बात हमने करी थी, इस नोट पे हमने पिछली क्लास एंड करी थी. आज उसके आगे की गाड़ी बढ़ाते हैं. नाउ माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, व्हाट मेक्स कंट्री रिच और पुअर? कोई से भी देश को क्या डिफाइन करता है कि भाई ये एक रिच कंट्री है या पुअर कंट्री है? ठीक है ना? आप मे भी कहोगे कि मैम, सबसे पहले आपका जो रॉ थॉट आएगा ना, वो आएगा मैम कि कोई कंट्री डेवलप्ड है. ठीक है ना? अरे तो वो डेवलप्ड भी कैसे बनी? ठीक है ना? हाउ डू वी डिफाइन कि ये देश अमीर है, ठीक है ना, या गरीब है? तो आप कहोगे मैम उसके पास रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है, राइट? ठीक है ना? रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है उसके पास, वो डिफाइन करेगा कि कोई देश कितना अमीर है, कितना गरीब है. नाउ माय क्वेश्चन अगेन टू यू इज कि कंट्रीज लाइक नाइजीरिया, ठीक है ना, कंट्रीज लाइक जाम्बिया, ठीक है ना, एंड कंट्रीज लाइक अंगोला, ये तो बहुत रिसोर्स रिच कंट्रीज है. एक बार इनके बारे में ज़रा तबीयत से पढ़िएगा गूगल पे. ये तो रिसोर्स रिच कंट्रीज़ है. फिर ये आज तक डेवलप्ड क्यों नहीं बने? क्यों ये बहुत ही पिछड़े हुए देश है? सो एक बार सोच के देखो कि व्हाट मेक्स कंट्री रिच और पुअर कैसे डिफाइन भी छोड़िए, कैसे तय होता है कि कोई कंट्री बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत आगे निकल रही है एज कम्पेयर टू दी अदर कंट्रीज? इज इट जस्ट ऑन दी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज? और अगर आपका आंसर येस है तो मुझे इसका जस्टिफिकेशन दीजिए कि जो नाइजीरिया है, जो जाम्बिया है, जो अंगोला है, फिर इनके पास कहाँ कमी छूट रही है? ये भी तो रिसोर्स रिच कंट्रीज है, राइट? सो द आंसर लाइज इज, इट डज नॉट डिपेंड कि आपके पास कितने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं. द आंसर लाइज इज, आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको आप कितनी अच्छी उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हो. आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उसकी कितनी अच्छी प्रोसेसिंग कर रहे हो, उसको कितनी एफिशिएंटली जो है आप किस में बदल रहे हो, आप उन रिसोर्सेज को गुड्स में कन्वर्ट कर पा रहे हो. ठीक है ना? सो क्या बात हुई हमारी कि भाई रिसोर्स होना अपने आप में सफिशिएंट नहीं है. वो रिसोर्स को हम कितनी जल्दी कन्वर्ट करके एक गुड्स या सर्विस में कन्वर्ट कर देते हैं सो दैट पीपल कैन यूज़ देम. ठीक है ना? कितने एडवांस्ड प्रोडक्ट्स में हम उनको कन्वर्ट कर देते हैं. दैट इज़ वेयर द सक्सेस ऑफ एनी कंट्रीज लाइक.
ठीक है ना। अब प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है ना। क्या मैंने बोला था कि रिसोर्सेज को कितनी अच्छे से आप कन्वर्ट कर देते हो गुड्स एंड सर्विस में, उसके लिए उसके ऊपर कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। उसके ऊपर जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आपके जो रॉ मटेरियल है, उनके ऊपर कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, तभी तो वो एक नए गुड में या एक नए सर्विस में बदल के तब्दील हो जाएगा, राइट। तब जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है ना। 3 स्टेजेस आई वुड से। जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज भाई आपका रॉ मटेरियल है, फिर आप उसके ऊपर कुछ काम कर देते हो, तो ना वो कच्चा है ना वो पक्का है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस। एंड जब वो बन के कोई प्रोडक्ट तैयार हो जाता है जिसको हम डायरेक्टली अब कंज्यूम कर सकते हैं, विच इज़ फिट फॉर कंजम्पशन, विच इज़ फिट फॉर सेल, विच इज़ फिट फॉर यूज़, वो हो जाता है फिनिश गुड। फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है ना, तुम लाए दूध, तो तुम क्या लेके आए, तुम लेके आए मिल्क, तुम लेके आए चाय पत्ती, ठीक है ना। उसको ये दोनों चीज़ें क्या हो गई, यहाँ लिखती हो, ठीक है ना। सो तुम लेके आए मिल्क, तुम लेके आए चाय पत्ती, ठीक है ना, तुम लेके आए शुगर, ये सारे क्या हो गए, रॉ मटेरियल हो गए, ठीक है ना। फिर इसके ऊपर तुमने इन तीनों को मिक्स किया, पतीले में डाला और गैस पे चढ़ा दिया, ठीक है ना। अब गैस ऐसा तो है नहीं हम जैसे गैस पे रखते हैं और उस पर हीट लगती है तो उसी टाइम बन के तैयार हो जाता है, नहीं, चाय बनने में 3-4 मिनट तो लगते हैं। तो बीच में जितनी देर वो तैयार हो रहा है, जिसमें एक उबाल आ रहा है या जिसमें हम एक टाइम आता है हम उसमें चीनी डालते हैं, ठीक है ना, तो उस टाइम किस सिचुएशन में होती है चाय, ना वो कच्ची होती है ना वो पक्की होती है। दैट मीन्स वर्क इज स्टिल इन प्रोग्रेस, रुको अभी इस पे हमें थोड़ा सा और वर्क करने की ज़रूरत है। लेकिन जब फाइनली चाय बन के तैयार हो जाती है ताकि हम उसको अब कंज्यूम कर सके, दैट इज़ व्हाट इज़ कि अब जो चाय है एक फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट हो गई है। सो आर वी अलाइड, क्या ये चीज़ समझ आ रही है। रॉ मटेरियल है, उस पर हमने कुछ प्रोसेस अप्लाई किया, तो अभी वो वर्क इन प्रोग्रेस है, ना कच्चा है ना पक्का है। जब वो पूरा बन के तैयार हो जाता है अब, ताकि उसको हम या तो जाके बाजार में बेच सकते हैं या उसको खुद कंज्यूम कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड फिनिश्ड गुड्स, ठीक है ना। सो दैट इज़ व्हाट इज़ दी फ्लो ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स कितना अच्छा, कितना इफ़ेक्टिव, कितना एफिशिएंट, कितना लेस रिसोर्सेज को यूज़ करके जो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइंड है, दैट इज़ व्हाट विल डिफाइन द सक्सेस ऑफ द कंट्री। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जापान। जापान अगर आपको पता हो तो बहुत रिसोर्स रिच कंट्री नहीं है, उसके पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया के पास तो गोल्ड माइंस भी है, इंडिया के पास तो स्टील भी है, इंडिया के पास तो डिफरेंट वेराइटी ऑफ सॉइल्स भी है, अलग अलग टॉपोग्राफी है, कहीं पे एलुवियल सॉइल है, कहीं पे ब्लैक सॉइल है, कहीं पे रेगुलर सॉइल है, राइट। तो अगर हम इस कंटेक्स्ट से देखें, अगर हम वेदर देखें तो इंडिया में कितने अलग अलग टाइप के क्लाइमेटिक जोन्स हैं, ठीक है ना। तो हम अलग अलग टाइप के, मतलब दैट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ रिसोर्स, ठीक है ना, दैट कैन बी ऑल्सो यूज एज इन दी फेवर ऑफ आर एडवांटेज, कि अलग अलग टाइप के भाई क्लाइमेट्स एंड वेदर क्लाइमेट्स मिलते हैं हमको, तो हम अलग अलग टाइप के क्रॉप्स उगा सकते हैं इंडिया में, ठीक है ना। नाउ इफ आई टॉक अबाउट इंडिया के पास क्या वाटर रिसोर्स नहीं है, इंडिया के पास वाटर। ना हाउ आर वी कन्वर्टिंग ऑल ऑफ दीज रॉ मटीरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स विल डिफाइन। अब हम बात कर रहे थे बेसिकली इस टाइम जापान की, तो जापान के पास स्टूडेंट रिसोर्सेज बहुत कम है, ठीक है ना, बट उन्होंने अपना प्रोडक्शन प्रोसेस इतना स्ट्रीमलाइन कर लिया। उन्होंने इनिशियली पता है किस पे स्पेंड किया, उन्होंने इनिशियली अपनी ह्यूमन पे, अपनी जनता पे स्पेंड किया, उनको पढ़ाने लिखाने में। उनका एक होल एंड सोल एजेंडा था कि इनको हम पढ़ा देंगे, इनको हम एजुकेट कर देंगे, इनको हम स्किल कर देंगे, ठीक है ना, तो ये अपने आप आगे जाके एडवांस चीज़ें, मोर सोफेस्टिकेटेड प्रोसेसेस को अपनाने लग जाएंगे। सो दैट इज़ हाउ जापान हैज़ इवॉल्व्ड, कि रिसोर्सेज नहीं है कोई बात नहीं, हम अपनी, हमारे पास जो सामने जो रिसोर्स अवेलेबल है, हमारे पास जनता है, हम उसी को अपना अब रिसोर्स बना देंगे, ठीक है ना। दैट इज़ वेयर दे इन्वेस्टेड ऑन ह्यूमन रिसोर्स। एंड ह्यूमन रिसोर्स किस में बन गई, जब हम ह्यूमन रिसोर्स पे, जो आपके पास जनता है उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, उनको स्किल करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाती है, और दैट इज़ द केस ऑफ जापान, ठीक है ना। सो यस,
टू आंसर दिस आई थिंक अब आपको चीज़ क्लियर हो गई है, व्हाट मेक्स कंट्री रिच और पुअर, इट इज़ द प्रोडक्शन प्रोसेस, कितने अच्छे से रॉ मटेरियल को आप गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है ना। एक बार फ्लो ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस और ये देख लेते हैं। सो आप ये देखो रॉ मटेरियल कि भाई ये जो जब गाय दूध देती है, ठीक है ना, दैट इज़ रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस, उसको मिल्क फैक्ट्री लेके जाया जा रहा है, ठीक है ना। वहाँ जाके उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, जैसे कि हमने पैस्चराइजेशन पढ़ा है, राइट। सो पैस्चराइजेशन हो रहा है, फिर उसकी पैकेजिंग हो रही है, उसकी लेबलिंग हो रही है, एंड दैट इज़ वेयर इट हैज़ बिकम अ फिनिश गुड जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। सो फिनिश गुड क्या होता है स्टूडेंट्स? फिनिश गुड बेसिकली जब कोई सामान बन के तैयार है ताकि अब उसको आप यूज़ कर सको, ठीक है ना। अगर उससे पहले वाली स्टेज में है तो ना वो कच्चा है ना वो पक्का है, ना हम उसको ये बोल सकते हैं कि बिल्कुल ये तो फर्स्ट स्टेज पे है, नहीं, ना वो फर्स्ट स्टेज पे है, ना वो अभी फाइनली बिल्कुल बन के तैयार हो गया ताकि आप उसको यूज़ कर सको। जैसे कि अगर आप अपना केस देखो अभी, तो आप क्या हो, ना आप रॉ मटेरियल हो ना फिनिश गुड हो, आप लोग क्या हो, व्हाट आर यू, इन विच स्टेज डू यू लाई? यू लाई इन द स्टेज ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। हाउ? क्योंकि तुम अभी ज़ीरो तो नहीं हो फॉर श्योर, ठीक है। जब मेहनत डाल रहे हो रोज़, ज़ीरो तो नहीं हो, लेकिन अभी तुम एकदम परिपक्व भी नहीं हुए हो। क्यों नहीं हुए हो? क्योंकि अभी भी बहुत सारा ज्ञान समेटना करना बाकी है, आंसर राइटिंग करनी है, ऐसे प्रैक्टिस करनी है, एथिक्स के आंसर लगाने हैं, ऑप्शनल कंप्लीट करना है। सो यू आर नॉट फिट राइट नाउ, वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, बट येस सम टाइम इन फ्यूचर, दैट इज़ ऑल्सो सून, हम इसको भी अचीव कर लेंगे। सो दैट इज़ द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। चलिए, अब स्टूडेंट्स क्या था यहाँ पे, जब ये फिनिश गुड्स बन जाते हैं तो फिनिश गुड्स को आप दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्या था? रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल के बाद हुआ वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस के बाद रॉ मटेरियल हुआ, फिर वर्क इन प्रोग्रेस हुआ, फिर फिनिश गुड्स हुआ। अब फिनिश गुड्स को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। वन इज़ इंटरमीडिएट गुड्स एंड अनदर वन इज़ फाइनल गुड्स, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, स्टोरी लाइन से स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या बनाया था? मिल्क के पैकेट्स बनाए थे, ठीक है जी। ये अभी पिछले वाले एग्जाम्पल में मिल्क के पैकेट्स ही तो बनाए थे पैस्चराइज करके। अब अगर मिल्क कोई पर्सन जाके खरीद के कंज्यूम कर लेता है, ये नहीं कि मैम हम तो उबाल के पीते हैं, ठीक है ना, नहीं, मतलब आप लेके गए, आपने उस मिल्क को खुद के पर्पज़ के लिए, सेल्फ पर्पज़ के लिए, सेल्फ कंजम्पशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया, दैट टाइम मिल्क, यही सेम मिल्क का पैकेट क्या कहलाया जाएगा? दिस विल बी कॉल्ड एज फाइनल गुड, ठीक है ना। बट अब इस मिल्क को आप लेके गए, ठीक है ना, इस मिल्क में आपने मिलाई चीनी, ठीक है ना, इस मिल्क में आपने मिलाया खोया, ठीक है ना, इस मिल्क में मिलाया आपने पिस्ता, और अब ये बन गई है हमारी पिस्ता कुल्फ़ी, ठीक है। सो बेसिकली क्या किया था हमने, मिल्क था, मिल्क को अगर मैं डायरेक्टली कंज्यूम कर रही हूँ, ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं कच्चा दूध, ठीक है ना, डायरेक्टली कंज्यूम कर रही हूँ, मैं उसको आके बेच नहीं रही हूँ, सेल्फ कंजम्पशन के लिए कंज्यूम कर रही हूँ, तो ये मिल्क कहलाया जाएगा फाइनल गुड। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि ये मिल्क किसी दूसरे प्रोडक्शन प्रोसेस में एज अ रॉ मटेरियल काम आए, ठीक है ना। अगर अब हम इसका प्रोडक्शन प्रोसेस देखें कुल्फ़ी का, ठीक है ना, तो वहाँ पे मुझे कुल्फ़ी बनाने के लिए क्या चाहिए? आई नीड मिल्क, आई नीड शुगर, आई नीड खोया, आई नीड पिस्ता, राइट। तो इस प्रोडक्शन प्रोसेस में व्हाट इज़ द रॉ मटेरियल? मिल्क इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रॉ मटेरियल। तो इन दिस केस, इन सच केसेस, मिल्क क्या कहलाया जाएगा कि भैया मिल्क क्या है भाई? फिनिश गुड है, लेकिन इट इज़ अ इंटरमीडिएट गुड। क्यों? क्योंकि इसको यूज़ करके हम एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। वेराज इसके ऑपोजिट, अगर आप मिल्क को डायरेक्टली खुद कंज्यूम कर रहे हो, सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहे हो, उसको उसके ऊपर कोई नया प्रोडक्शन प्रोसेस अप्लाई करके एक नया गुड बना के उसको नहीं बेच रहे हो। आप सोचो, बोलो मैम, बोलो कि मैम मिल्क को हम गड़लाए थे, लेकिन उससे हमने चाय बना ली, ठीक है ना, मिल्क हम गड़लाए, उसकी चाय बना ली, बट वो चाय बेची थी क्या तुमने मार्केट में? नहीं ना, मिल्क लेके आए, उसमें ये सब चीज़ें डाली, ठीक है ना, उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करी, एंड नाउ एक नया प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, विच यू आर सेलिंग इन दी मार्केट, देन मिल्क क्या बोला जाएगा? मिल्क बोला जाएगा कि वो एक इंटरमीडिएट गुड है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। फिनिश गुड को हम आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंड कि हम उस फिनिश गुड का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। सो इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। अब स्टूडेंट्स, किस कंट्री में कितने गुड्स बन रहे हैं, किस कंट्री में कितनी क्वांटिटी के गुड्स बन रहे हैं, गुड्स प्लस सर्विस,
ठीक है ना, विल हेल्प अस इन डिफाइनिंग कि कंट्री, सुना होगा आपने कि कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग स्टेज में है जैसे कि इंडिया, या फिर लीस्ट डेवलप कंट्री है, ठीक है ना। ये अक्सर वर्ड्स सुने होंगे कि कोई डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग है, लीस्ट डेवलप कंट्री। हाउ डू वी डिफाइन दैट? ऑन द बेसिस कि एक कंट्री में कितने गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कंपेयर एंड वी कम टू द कंक्लूजन कि कंट्री डेवलप है, डेवलपिंग एंड या लीस्ट डेवलप कंट्री है। इसी से रिलेटेड एक करंट अफेयर बताती हूँ। पेन का कलर चेंज करने दो पहले तो, ताकि एक ना वो हाईलाइट सा बना रहेगा तो लोगों को याद रहेगा। सो स्टूडेंट, इससे एक रिलेटेड अपडेट ये था, अगर आपने देखा हो, जो डेवलपिंग कंट्री, ठीक है ना, अभी एक बहुत ही फेमस कंट्री है जो हमारे नेबर्स भी हैं, ठीक है ना, वो अभी तक अपने आप को बोलती थी कि भाई हम डेवलपिंग कंट्री ही हैं। किसकी बात कर रही हूँ मैं, समझ गए होगे तुम लोग। आई एम टॉकिंग अबाउट चाइना। चाइना अभी तक अपने आप को कौन सी कैटेगरी में क्लासीफाई करता था कि भाई डेवलपिंग कंट्री हूँ मैं, ठीक है ना। लेकिन उसके प्रोडक्शन प्रोसेसेस प्लस उसकी कंट्री में जितने गुड्स बनते हैं, जितनी सर्विसेज बनती हैं, जो वहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस अप्लाई होते हैं, उसके बेसिस पे कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि चाइना जो है एक डेवलपिंग कंट्री है। सो नाउ मेनी कंट्रीज आर पुशिंग कि ये जो चाइना है, जो ये लीस्ट डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस लेके बहुत सारे फ़ायदे उठाता है दूसरी कंट्रीज से, तो ये उसको अब ड्रॉप कर देना चाहिए। तो आप कहोगे मैम चाइना के हाथ में क्यों है? तो स्टूडेंट्स, अगर आपको पता हो कि आप एक डेवलप कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, लीस्ट डेवलप कंट्री हो, इसमें कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं डिसाइड करती है कि आप इनमें से क्या हो। कंट्री खुद जस्टिफाई करती है कि मैं कौन सी स्टेज में हूँ, क्या मैं एलडीसी की स्टेज में हूँ, क्या मैं डेवलपिंग की स्टेज में हूँ, क्या मैं डेवलप कंट्री की स्टेज में हूँ। जैसे इंडिया ने अपने आप को क्लासीफाई कर रखा है कि इंडिया इज़ व्हाट, इंडिया इज स्टिल इन डेवलपिंग स्टेज। इंडिया ने अपने लिए टारगेट भी सेट किया है कि भाई बाय 2047 में क्या हो जाएगा, हमें 100 साल हो जाएंगे आज़ादी मिले हुए, ठीक है ना। सो बाय 2047 इंडिया वांट्स टू बिकम अ व्हाट, इंडिया वांट्स टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन, राइट। चलिए, सो हम कहाँ थे, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक चले गए क्योंकि थोड़ी सी ऑफ बीट बातें, थोड़े से करंट अफेयर्स बताने हो तो ऑब्वियसली वी हैव टू गो लिटिल एक्स्ट्रा माइल। तो हम बात कर रहे थे, यस, कौन सी कंट्री में कितने गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, दैट विल डिफाइन कि वो कौन सी कैटेगरी में लाई करता है, ठीक है ना। अब क्या करें उसके लिए, ठीक है ना। डू वी हैव टू डू लाइक दिस कि जितने गुड्स बन रहे हैं, मान लो मैं उसकी वो करूं कि भाई इस कंट्री में पार्ले जी बन रहा है, इस कंट्री में हाइड एंड सीक भी बन रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे अपना टेबल बन रहा है, चेयर बन रहा है, कितने एंडलेस गुड्स है, चेयर है, सोफ़ा है, खिड़की है, लाइट है, लैपटॉप है, पेन है। सो कैन वी गो अबाउट दिस वे, ठीक है ना, कि पूरी हर कंट्री एक लिस्ट बनाए और फिर उसकी कितनी क्वांटिटी, पार्ले जी कितनी बनाया भैया, 10 पैकेट बनाया, टेबल कितने बने जी, 4 बने, चेयर कितनी बनी, अच्छा चेयर में भी वैरायटी होती है, कुछ ऐसे होते हैं कि अब ऐसी चेयर्स होती है कि समझ नहीं आता कि वो रिक्लाइनर है कि चेयर है कि सोफ़ा है, ठीक है ना। अब लाइट्स भी कितने टाइप की होती है, एलईडी होता है, CFL होता है, सो मैनी थिंग्स, ठीक है ना। ना हाउ डू वी कम टू अ कॉमन पैरामीटर? ऐसे तो हर कंट्री हो सकता है, इफ़ यू गो टू चाइना, वहाँ पे 10 नई वेराइटी के बिस्किट बनते हो, तो कैसे कंपेयर करें एक दूसरे कंट्रीज़ के बीच में। तो इसके लिए हमें कॉमन यार्डस्टिक अपनानी पड़ती है, कॉमन बेंचमार्क। द कॉमन बेंचमार्क इज वी कन्वर्ट ऑल ऑफ देम इनटू मनी वैल्यू, वी कन्वर्ट ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन मनी वैल्यू। तो मनी इज़ क्या, एक कॉमन पैरामीटर हो गया। जैसे कि अगर मुझे डिस्टेंस नापना है तो मैं किस में नापती हूँ, किलोमीटर्स में नापती हूँ, मीटर्स में नापती हूँ। अगर मुझे वॉल्यूम नापनी है, लीटर्स, मिलीलीटर्स में नापती हूँ, राइट। तो अगर मुझे गुड्स सर्विसेज को नापना है, आई हैव टू कंपेयर बिटवीन दी कंट्रीज, मुझे सबको एक कॉमन यूनिट में लाना पड़ेगा। व्हाट इज दैट कॉमन यूनिट? दैट इज मनी, ठीक है ना। तो मैंने भैया सारे देशों को बोला, आप जितने भी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हो अपनी कंट्री में, उसको किस में कन्वर्ट कर दो, उसकी मनी वैल्यू मुझे बता दो, ठीक है ना। फिर हम देख लेंगे कि USA में कितनी मनी वैल्यू के गुड्स बन रहे हैं, चाइना में कितनी मनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज बन रही हैं, इंडिया में कितनी बन रही हैं, पाकिस्तान में कितनी बन रही हैं।
और उससे हम पता लगा लेंगे भाई जो ज़्यादा एफिशिएंट होगा उसके कंट्री में जो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस बनेंगे उससे भाई डिफाइन हो जाएगा। जब हम कंपेयर करेंगे वैल्यू ये सारी कंट्रीज़ की, हमें पता चल जाएगा कौन सी कंट्री कितने अमाउंट के गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रही है। जो कंट्री ज़्यादा अमाउंट के गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेगी अपने आप इससे इन्फर कर सकते हैं कि उनके पास ज़्यादा अच्छे प्रोडक्शन प्रोसेस होंगे कि वो किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड दैट इज़ वेयर वी सेट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, ये जो कंपैरिजन कर रहे थे उसके लिए हम क्या कर रहे थे, हम पता लगा रहे थे गुड्स प्लस सर्विस की मॉनेटरी वैल्यू यू कैन से दी फाइनल वैल्यू, ठीक है ना। तो ये जो गुड्स एंड सर्विस की फाइनल वैल्यू होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोल देते हैं नेशनल इनकम, ठीक है ना। उसी को हम क्या बोल देते हैं, नेशनल इनकम बोल देते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हो, ऐसा ना हो कि ऊपर से जा रहा हो। खैर अभी तक हमने ऐसी कोई बात नहीं करी है जो आपको एकदम उससे ऊपर से जाए कि अरे मैम नहीं समझ आ रहा हमें तो ये सब, ठीक है ना। तो हम कहाँ पे थे कि गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं, उसके लिए उसी को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। और हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं नेशनल इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज टू डिफाइन हु इज़ मोर एडवांस्ड एंड हु इज़ अभी स्टिल लैकिंग। तो ये जो नेशनल इनकम का डेटा होता है, क्या नेशनल इनकम में क्या होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू है उसको जो हम कंपेयर करते हैं वो जो फाइनल वैल्यू है वो किस किस पर्पज से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके क्या यूजेस है। So the first is let's know the distribution amongst various factors of production। अच्छा, ये factors of production क्या होते हैं इसको अभी एक बार भूल जाइए, इस पॉइंट को ऑल टुगेदर भूल जाइए, क्योंकि अभी हम थोड़ी सी देर में अगले 5-7 मिनट में देख लेंगे as to what is factors of production, ठीक है ना। It helps in formulating policies। भाई गवर्नमेंट को डेटा चाहिए, गवर्नमेंट को अगर पॉलिसी बनानी है लाइक कि स्टील सेक्टर जो है अभी उसको हेल्प की ज़रूरत है, या जो स्टार्टअप सेक्टर है हमारी कंट्री का, ठीक है ना, वो अभी थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, हमें वहाँ पे कुछ सब्सिडी प्रोग्राम चलाना चाहिए। तो ये जो सब्सिडी प्रोग्राम चलाती है गवर्नमेंट किस बेसिस पे चलाती है, डेटा के बेसिस पे कि भाई कितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों हमारे देश में फार्मर्स जो है क्रॉप्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो उसके बेसिस पे दे टेक दी डिसीजंस, हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी, ठीक है ना। नेक्स्ट इज प्रोवाइड डेटा अबाउट इंडिविजुअल सेक्टर, ठीक है ना। अलग अलग सेक्टर्स होते हैं हमारी कंट्री में, जैसे कौन से होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी, क्विनरी। भाई इनमें से कौन सा सेक्टर कितने अमाउंट के गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है। देन देश के बढ़ोतरी में, देश के ग्रोथ में इनमें से कौन से सेक्टर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। ऑल ऑफ दिस डेटा कहाँ से, ये ज़रूरी है डेटा कलेक्ट करना, दैट इज़ वेयर वी विल गेट टू नो सच इन्फॉर्मेशन। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी। स्ट्रक्चरल चेंजेस कैसे कि कंट्री के स्ट्रक्चर में ही चेंज हो गया, एक मिनट, कंट्री के स्ट्रक्चर में ही क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया कि मान लीजिए, ये हमें कैसे पता चलेगा कि जब देश को आज़ादी मिली थी तो इंडिया वॉज अ एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। नाउ इफ़ यू सी हमारा सर्विस सेक्टर भी बहुत अच्छे से डेवलप हो चुका है। इनफैक्ट सर्विस सेक्टर इज़ द मोस्ट डेवलप सेक्टर आउट ऑफ दी ऑल दी सेक्टर्स इन दी कंट्री। तो अब ये कैसे पता चलेगा, इज़ इट नॉट अ स्ट्रक्चरल चेंज कि जब इंडिया को आज़ादी मिली थी तो एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, अब ऐसा नहीं है, सर्विस सेक्टर डेवलप हो चुका है। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी इवॉल्व हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से याद आया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए तो हमने इकोनॉमी वीकली में क्या पढ़ी थी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बढ़ावे के लिए तो हमने इकोनॉमी वीकली जो भी सैटरडे गया उसमें PLI स्कीम पढ़ी थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, राइट। तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं इकोनॉमी में, कैसे पता चलेगा, जब मेरे हाथ में डेटा होगा। डेटा कैसे कलेक्ट होगा, जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द असेसमेंट ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ द इकोनॉमी। किसी भी देश में उसका कौन सा सेक्टर उसकी स्ट्रेंथ है और कौन सा सेक्टर अभी भी वीक है, वो भी असेस करने में ये हेल्प करता है, ठीक है ना। सो दीज आर दी यूजेस ऑफ द नेशनल इनकम, ठीक है ना। अब नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जस्ट अ मिनट,
नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। पहले इन चीज़ों को समझो, इन वर्ड्स को समझो, अपने आप तुम्हें पता भी नहीं चलेगा मैंने तुमको कब कॉन्सेप्ट समझा दिया, ठीक है ना। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज डोमेस्टिक टेरिटरी। नाउ व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी? इट रेफर्स टू भाई डोमेस्टिक, भाई जो हमारी कंट्री की टेरिटरी है, ठीक है ना। सो इंडिया का मैप ऐसे मान लो कुछ कुछ, मैं और ज़्यादा नहीं बनाऊंगी फिर थोड़ा सा बेकार सा बन जाएगा, क्योंकि एक तो वैसे भी ये दूसरे काइंड का पेन है तो मेरे से इस पर तो बिल्कुल भी नहीं, शायद पेपर पे तो फिर भी ड्रॉ हो जाए, ठीक है ना। एनीवे, तो तुम लोग समझ गए कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। सो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है? इंडिया की बाउंड्री, इंडिया का जो जोग्राफिकल बाउंड्री है, ये बाउंड्री है इंडिया की, ठीक है ना। इसको इंडिया का पार्ट माना, भाई यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, मैं कहाँ खड़ी हूँ, बोला जाएगा कि भैया इंडिया के अंदर खड़े हो। मान लीजिए यहाँ पे एक फैक्ट्री है, यहाँ पे एक फैक्ट्री है, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे फैक्ट्री बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि तुम लोगों को समझ आ जाए। थोड़ी सी होपलेस फैक्ट्री बन गई, कोई बात नहीं, पैसे आएंगे, अच्छी फैक्ट्री बनाएंगे, राइट। सो ये फैक्ट्री में प्रोडक्शन हुआ है, तो मैं कहाँ मानूंगी कि प्रोडक्शन हुआ है? भैया इंडिया में, इट इज़ मेड इन इंडिया, राइट। क्यों? क्योंकि इट इज़ विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, ठीक है ना। नाउ क्या ये जो सी है, जो आसपास सी है इंडिया में यहाँ पे, राइट, यहाँ तो हिमालयाज है, यहाँ सी है, इतनी तो जोग्राफी पढ़ी है ना तुम लोगों ने। तो इंडिया के लैंड बॉर्डर से 12 नॉटिकल माइल्स, अच्छा जैसे क्या होता है कि हमारा जो लैंड पे डिस्टेंस होता है हम किस में नापते हैं? यूजुअली हमने किलोमीटर्स देखा होता है, राइट। बट जब हम सी में डिस्टेंस नापते हैं तो किस में मेजर किया जाता है? नॉटिकल माइल्स में मेजर किया जाता है। तो इंडिया के लैंड बॉर्डर से, ये जो बॉर्डर है कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक, मान लीजिए मैंने यहाँ पे फैक्ट्री लगा दी, अभी थोड़ी सी अच्छी सी छोटी सी फैक्ट्री लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये फैक्ट्री बना दी, तो आप इसको क्या मानोगे? कहाँ बना? समुद्र में बना? नहीं। अगर ये मान लीजिए ये फैक्ट्री लगी हुई है 8 नॉटिकल माइल्स पे, ठीक है ना, तो आप बोलोगे भैया 8 नॉटिकल माइल्स पे है, तो हाँ भैया 12 नॉटिकल माइल्स तक तो अपना ही राज है, उसको हम इंडिया का भी पार्ट मानेंगे। तो हम क्या बोलेंगे? इस फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं इंडिया में। क्यों? क्योंकि इसको भी इंडिया की गिनती में ही माना जाता है। दिस इज ऑल्सो इंडिया। कहाँ तक? 12 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है ना। अब आपने अगर देखा होगा स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे इंडियन फॉरेन ऑफिसर सर्विसेज में जाने जाते हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि इंडिया की एम्बेसीज दूसरे कंट्रीज में खुली हुई है, जैसे इंडिया की, जैसे यूएस की अगर एम्बेसी अगर आपने देखा हो इंडिया में है, जापान की है, यूनाइटेड किंगडम्स की है, तो ऐसे इंडिया की भी तो एम्बेसीज जहाँ पे आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज में डिप्यूट होते हो, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये यूएसए है, ठीक है, ये यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पे ये इंडियन एम्बेसी को उन्होंने जगह दे रखी है, ठीक है ना। ये इंडियन एम्बेसी खुली हुई है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रोडक्शन हो रहा है, ये इंडियन एम्बेसी कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रही है, ये किसका पार्ट माना जाएगा? ये भी यही माना जाएगा कि इट इज़ ऑल्सो, ये भी क्या माना जाएगा? इट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज मेड इन इंडिया। क्यों? द रीज़न इज़ कि जो एम्बेसीज होती हैं, इंडियन एम्बेसी जो बाहर दूसरे देशों में लोकेटेड है, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट ही माना जाता है। कि भाई अगर आप इंडियन एम्बेसी में कहीं बैठे हो, ठीक है ना, और वहाँ पे कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हो या वहाँ पे बैठ के कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, यही माना जाएगा कि भैया दैट इज़ मेड इन इंडिया, ठीक है ना। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स लोकेटेड अब्रॉड, ठीक है ना, अगर आपको पता हो अगेन, और वरना धीरे धीरे पता चल जाएगा क्योंकि यूपीएससी में आ गए हो ना तुम लोग। सो बेसिकली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, मान लीजिए कि आपको पता हो कि जो हमारी मिलिट्री फोर्स है उसके बहुत जगह बेसिस इस्टेब्लिश कर रखे हैं उसने, ठीक है ना, जैसे कि ओमान में, जैसे कि ईरान में, जैसे कि मेडागास्कर में। तो इंडिया के वहाँ पे क्या है? मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है ना। तो अगर उस मिलिट्री बेस में जो ओमान में लोकेटेड है, अब ये ओमान है, यहाँ पे इंडिया का एक मिलिट्री बेस बना हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर कुछ प्रोड्यूस हो रहा है या कोई सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है, वो क्या माना जाएगा? हाँ जी भैया ये भी मेड इन इंडिया है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का कौन कौन हिस्सा बनता है, कि हम कब मानेंगे कि ये इंडिया ही है, कि भाई जब इंडिया की जो जोग्राफिकल टेरिटरी है ये 12 नॉटिकल माइल्स तक सी है, अगर हमारी कोई एम्बेसी है बाहर दूसरे देश में, अगर हमारा कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। सिमिलरली फिशिंग वेसल्स, ठीक है ना, आप यहाँ से जहाज, इंडियन कंपनी है वो जहाज लेके निकली है और पहुँचा रही है हमको मालदीव्स,
ठीक है ना। रास्ते हो चाय पानी लेके आते हैं जैसे ही आप फ्लाइट में बैठते हो, ठीक है ना। अब ये एयरक्राफ्ट कहाँ का है? इंडिया का है, इंडियन ओन कंपनी का है। तो इसमें जो चाय पानी बेची जा रही है इसको किसका माना जाएगा? इसको भी पार्ट ऑफ मेड इन इंडिया ही माना जाएगा। यही माना जाएगा कि भाई ये इंडिया में ही बेची गई। ये आप बोलोगे मैम हवा में बेची गई थी, उस टाइम तो हम समुद्र पार कर रहे थे। अरे नहीं, वो ठीक है, वो आप फिजिकली पार कर रहे थे, लेकिन हम अकाउंटिंग पर्पस से क्या देखते हैं? अकाउंटिंग पर्पस से कि भाई हम ऐसे ही मानेंगे कि यस ये गुड्स एंड सर्विसेज कौन सी चाय पानी वाली इंडिया के अंदर ही बेची गई है, प्रोड्यूस करी गई है। तो इंडिया के ही टोटल वैल्यू, जो यहाँ टोटल वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे थे ना यहाँ पे, उसी में ही ये यहाँ पे टोटल वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे थे ना हम, उसी का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी हो गई। नेक्स्ट इज फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? हम कोई प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है ना, हमने कोई चीज़ प्रोड्यूस करी, हमने कोई प्रोडक्शन प्रोसेस अप्लाई किया, ठीक है ना। अरे अप्लाई क्यों किया? प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन प्रोसेस जब आप प्रोड्यूस करते हो कोई चीज़ तो आप कॉस्ट निकालते हो, ठीक है ना भाई, क्योंकि हमें वो सामान बेचना है मार्केट में तो उसकी कॉस्ट निकालनी ज़रूरी है। तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें डालते हो? अरे उसमें भाई आप कॉस्ट लेते हो, एक मिनट, हाँ जी, आप उसमें कॉस्ट लेते हो रॉ मटेरियल की, फिर हो सकता है आप उसमें सैलरी भी डालते होगे, क्यों आपने लेबर रखी थी, ठीक है ना। फिर कुछ छोटे मोटे चार्जेस, तो आप जब इन चार्जेस को प्लस ऐड कर लेते हो तो आप किस पे आ जाते हो? नहीं, ये अभी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया, ठीक है ना, ये आपका आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। इसमें आप ऐड कर दो प्रोडक्शन से रिलेटेड टैक्सेस, ठीक है ना। दो टाइप के टैक्सेस होते हैं स्टूडेंट्स, समझिएगा, दो टाइप के टैक्सेस होते हैं। एक तो प्रोडक्शन टैक्स होता है, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने पे टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट, और एक होता है प्रोडक्ट टैक्स, जब आपका वो प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है ना, वो टैक्स, और प्रोडक्शन करने के ऊपर टैक्स। तो जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्रोडक्शन टैक्स ऐड कर दोगे तो आप किसके ऊपर आ जाओगे? आप आ जाओगे फैक्टर कॉस्ट। जो फिगर निकल के आएगा उसको आप क्या बोलते हो? फैक्टर कॉस्ट। इट डज नॉट इंक्लूड एनी गुड्स रिलेटेड टैक्स। क्यों? क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में कौन सा टैक्स जुड़ते हैं? प्रोडक्शन से रिलेटेड टैक्स। जैसे पहले इंडिया में एक्साइज ड्यूटी लगती थी, एक्साइज ड्यूटी लगती थी कि अगर आप कोई गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो इन एस्टैब्लिशमेंट विच इज़ लोकेटेड इन इंडिया, तो आपको अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए जब सामान बन जाएगा आप उसको बेचोगे तो आपको उसके ऊपर क्या देनी पड़ेगी? एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। दैट इज व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट। अब मार्केट प्राइस क्या होता है? तो हमने यहाँ पे क्या किया था? रॉ मटेरियल्स प्लस सैलरी प्लस कुछ छोटे मोटे और चार्जेस, ठीक है ना। उससे हम किस पे आ गए थे? फैक्टर कॉस्ट पे सॉरी, उससे हम आ गए थे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। उसके ऊपर हम ऐड कर रहे थे व्हाट वी वर एडिंग प्रोडक्शन रिलेटेड टैक्सेस। अब हम आ गए थे फैक्टर कॉस्ट पे। अब ये फैक्टर कॉस्ट, ठीक है ना, अब ये आ गई, इसमें हम अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो इस पे आ गई हमारे पास ये सेल्स प्राइस, आई कि नहीं आई? अब जब मैं सेल करने जाऊंगी, ठीक है ना, तो इंडिया में गुड्स बेचने के ऊपर भी हमको टैक्स देना पड़ता है। अगर मैं मान लीजिए चिप्स के पैकेट्स बेचती हूँ, ठीक है ना, आई नीड टू पे टैक्स ऑन दैट, ठीक है ना। व्हाट इज दैट टैक्स? दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रिलेटेड टैक्स, जो इंडिया में अभी जीएसटी है। तो सेल प्राइस प्लस जीएसटी इज व्हाट इज फाइनल मार्केट प्राइस। ये वो प्राइस है, मार्केट प्राइस इज व्हाट प्राइस जो एक फाइनल कस्टमर को पे करना है, ठीक है। So when we add indirect taxes to the factor cost and reduce subsidy given, we arrive, अच्छा, अगर हमको कोई सब्सिडी भी मिल रही है प्रोडक्ट बेचने पे, ठीक है ना, उसको हम रिड्यूस करेंगे, ठीक है ना। टैक्सेस को हमेशा याद रखना, ऐड करते हैं, सब्सिडी को हमेशा हम रिड्यूस करते हैं, तो हम किस पे आ जाएंगे? मार्केट प्राइस के ऊपर आ जाएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ये क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स ड्यू टू यूजेज ऑफ मशीनरी, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन इज व्हाट? डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स ड्यू टू यूजेज ऑफ मशीनरी। आपने अक्सर देखा होगा बेसिकली कि आप एक नया फ़ोन लेके आए, आप फ़ोन लेके आए 2022 में, ठीक है ना, जुलाई में लेके आए थे, ठीक है ना, आप लेके आए 60,000 का फ़ोन।
अब जरा आप उसको आप अगले साल बेचने जाओ, 2023 के जुलाई में आप गए उसको बेचने, आपको क्या लगता है आपको 60,000 के 60,000 रुपये मिल जाएंगे? व्हाट डू थिंक? आपको 60,000 का फ़ोन लेके आए थे, उसको 1 साल यूज़ करके आप बेचने गए, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड 30-35,000, ठीक है ना? तो आप कहोगे जी ऐसा क्यों हो गया, कोई फ़ोन छोटा हो गया, फ़ोन मोटा हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, फ़ोन वैसे का वैसा है, बढ़िया चल रहा है, चार्जिंग भी हो रही है, सब कुछ, लाइट भी जल रही है, तो प्रॉब्लम कहाँ आई? तो दुकानदार बोलेगा भाई साहब आपको डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं पता क्या? आपने एक साल फ़ोन चलाया है, उसको यूज़ किया है, उसकी बैटरी को आपने रगड़ा है, राइट? तो वो उसकी कुछ तो शेल्फ लाइफ कम हुई होगी, इस फ़ोन की कुछ तो लाइफ कम हुई होगी ना। सो ये जो रिडक्शन इन अमाउंट हुआ था कि 60 से वैल्यू कितनी हो गई, 30,000 हो गई, ये जो बीच का 30,000 है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. सो डेप्रिसिएशन इज व्हाट? डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स ड्यू टू यूसेज ऑफ मशीनरी. आप मशीन को यूज़ कर रहे हो ओवर द ईयर, उसकी वजह से कभी कभार हो सकता है फ़ोन आपसे गिर भी जाए, ठीक है ना, तो उस पर इतना सा स्क्रैच आ गया, सो क्या हो रहा है, उससे उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, राइट? सो डेप्रिसिएशन इज व्हाट? इट इज़ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स ड्यू टू यूजेज ऑफ मशीनरी. तो ये देखो ना एक और एग्जाम्पल, 2023 में 10 लाख की गाड़ी लाए, राइट? इसको 1 साल रखा और उसको बेचने गए 9 लाख रुपीज़. तो ये जो बीच का 1 लाख कहाँ उड़ गया? वैल्यू ऐसे थोड़ी है मार्केट, मतलब वो फ़ोन में से कम हो जाएगी, नहीं. मैं उसे बेचने जाओगे आपको सिर्फ 9 लाख मिलेंगे, 1 लाख कम मिलेगा ना. व्हाट इज दैट? 1 लाख रुपीज़, दैट इज डेप्रिसिएशन, ठीक है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज सिंपल एज दैट, हमें कुछ भी प्रोड्यूस करना है, कुछ भी प्रोड्यूस करना है, भले ही आप वो जो हमने जूस की दुकान खोल लो, भले ही आप वो जो हम मोमो की दुकान खोलने वाले थे, तो हमको क्या चाहिए मोमो की दुकान खोलने के लिए? हमें जगह चाहिए. जगह मतलब एक, या तो आप कोई दुकान लोगे रेंट पे, या खुद की दुकान हो सकती है, या आप कोई रेडी, बट यू नीड लैंड, राइट? यू नीड जगह. सो व्हाट इज जगह? दैट इज लैंड. सो फर्स्ट थिंग दैट आई वुड नीड इज लैंड, राइट? नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड नीड इज लेबर, ठीक है ना, कि कोई आप क्या हो सकता है, एक छोटू या एक हेल्पर रखोगे हेल्प के लिए, व्हाट इज दैट फॉर यू? दैट इज लेबर, ठीक है ना. उसके बाद व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज मनी. कैपिटल इज मनी. You would need money to take land on rent, to hire labor, ठीक है ना. So capital is needed, and last is we need a person. We need a person who could think of all of this. सबसे important factor in factors of production is entrepreneurship, ठीक है ना. entrepreneurship नहीं, entrepreneur, ठीक है ना. क्यों? क्योंकि जब तक ये नहीं है तब तक ये सारी चीज़ों की एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है. भाई एंटरप्रेन्योर ही तो होगा जो डिसाइड करेगा कि भाई मुझे एक मोमो की दुकान खोलने दी चाहिए. अब इस मोमो की दुकान खोलने के लिए मुझे 3 चीज़ें और चाहिए, क्या? लैंड, लेबर एंड पैसा, राइट? सो ये 4 चीज़ें चाहिए होती है. आप कोई सा भी प्रोडक्शन प्रोसेस किसी भी देश में जाके ले लो, एंड दैट इज़ वेयर दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है जी. चलिए नेट फैक्टर. अच्छा एक सेकेंड, अब ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इनको रिटर्न में, अगर आप लैंड ले रहे हो किसी से, आपको रिटर्न में क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा, ठीक है ना. अगर आप लेबर हायर कर रहे हो, आपको रिटर्न में वेजेस देनी पड़ेंगी कि नहीं देनी पड़ेंगी? फ्री में मिल जाएगा. आप अगर मनी बोरो कर रहे हो किसी से, आपको रिटर्न में क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है ना, ब्याज दर देना पड़ेगा. एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो कोई पर्सन जो इतनी माथापच्ची कर रहा है, एक रिस्क ले रहा है कि मैं मोमो की दुकान खोलूँगा बाय ऑर्गेनाइजिंग ऑल दीज 3 अदर एक्टिविटीज़, तो वो रिटर्न में क्या डिजर्व करता है? दैट पर्सन रिटर्न में डिजर्व्स प्रॉफिट, राइट. सो ये 4 चीज़ें क्या कहलाई जाएंगी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की. फैक्टर इनकम, भाई जो मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है ना, वो रिटर्न में मेरे लिए क्या कमा के ला रहे हैं? फैक्टर इनकम. कैसे? मान लीजिए ये मैं हूँ, मेरे पास ये लैंड का टुकड़ा है, ठीक है ना, ये मेरे पास क्या है? लैंड है. आप आए कि मैम पेपर तो निकल नहीं रहा, क्या मैं यहाँ पे एक जूस की दुकान खोल सकता हूँ? मैं बोलूँगी हाँ जी कोई बात नहीं, खोल सकते हो, लेकिन 20,000 रुपये किराया लगेगा. सो दिस लैंड which is a factor of production is getting some income for me, and this income is called factor income, right? So ऐसा भी तो होता है कि हमारे यहाँ से लेबर बाहर काम करने जाती है, ऐसा नहीं होता क्या?
हमारे यहाँ से लोग यूएसए जाते हैं, हमारे यहाँ से लोग कनाडा तो भर भर के जाते हैं, राइट। तो उनको रिटर्न में क्या मिलती होगी, इनकम मिलती है ना, इसके लिए तो जाते हैं। ऐसा भी तो होता है कि हमारे यहाँ से इंडियन बैंक्स बाहर की कंपनीज को लेंड करते हैं, तो उनको रिटर्न में क्या मिलता होगा, इंटरेस्ट मिलता होगा, ठीक है ना। ऐसे ही बाहर के लोग, मान लीजिए ये सारे इंडिया के लोग थे, अब ये मान लीजिए यूएसए के लोग हैं। अब यूएसए के लोग, ठीक है ना, ये हम बाहर गए थे, ठीक है ना। अब यूएसए के लोग भी हो सकता है इंडिया आके काम कर रहे हो, इंडिया के काम करेंगे तो उन्हें रिटर्न में क्या मिलेगी, सैलरी वेजेस मिलेगी, ठीक है ना। कोई यूएसए की कंपनी है, वो इंडिया से उसने कुछ लोन अमाउंट लिया है, तो रिटर्न में उसको क्या मिलेगा, इंडियन बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो जितनी भी फैक्टर इनकम इंडियंस ने अर्न करी है ओवर द लास्ट 1 ईयर, उसमें से आप रिड्यूस कर दो जितनी भी फैक्टर इनकम बाहर के लोगों ने इंडिया में रिसीव करी है, ठीक है ना। तो हम किस पे आ जाते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पे आ जाते हैं। फिर से रिपीट करती हूँ कि जितनी फैक्टर इनकम इंडियंस ने अर्न करी है, ठीक है ना, इंडियंस ने अर्न करी है एंड बाहर, और जितनी फैक्टर इनकम बाहर के लोगों ने इंडिया में आके अर्न करी है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड, इन दोनों का बैलेंस जो होता है दैट इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एंड आई थिंक एक लास्ट कॉन्सेप्ट और समझाती हूँ, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है बिकॉज सिंस इट इज नॉट लाइव क्लास तो आप अपने डाउट्स नहीं पूछ पा रहे होंगे, राइट। तो मैं इसके बाद एंड करना चाहूँगी, लास्ट कॉन्सेप्ट समझ लो, इसके बाद हम सीधा जीडीपी जीएनपी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन से चीज़ें पिक करेंगे, ठीक है ना। लास्ट इज व्हाट इज ट्रांसफर पेमेंट्स। व्हाट इज ट्रांसफर पेमेंट्स, ये यूनिलेटरल पेमेंट्स होती हैं, ठीक है ना। अदरवाइज क्या होता है, जो पेमेंट्स होती हैं वो 2 डायमेंशनल होती है। क्यों आपने किसी को पेमेंट करी, आपने किसी को कुछ पे किया, ठीक है ना, रिटर्न में आपको कुछ मिलेगा ही ना, ऑब्वियसली ऐसे थोड़ी किसी को कुछ पे करते रहोगे। हो सकता है आपको रिटर्न में कुछ गुड्स मिले हो, ठीक है ना। मान लो तुम गए चिप्स खरीदने, ठीक है ना, तो तुमने उसको पैसे दिए, उसने तुमको रिटर्न में चिप्स दिए। लेकिन जो ये ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं, दिस इज वन वे पेमेंट्स, दीज आर यूनिलेटरल पेमेंट्स। इसके रिटर्न में हमको कुछ भी नहीं मिलता है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन दी इकोनॉमी, ठीक है ना। एक फॉर एग्जाम्पल डोनेशन, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप्स, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, तो उसके रिटर्न में गवर्नमेंट कुछ एक्सपेक्ट थोड़ी कर रही है भाई, नहीं। जो मेरिटोरी स्टूडेंट्स है उसको स्कॉलरशिप दे देती है, गवर्नमेंट डोनेशन देती है टू ओपन अप स्कूल्स, टू ओपन अप हॉस्पिटल्स, तो गवर्नमेंट थोड़ी बोल रही है कि मैं तुमको डोनेशन देती, तुम मुझे रिटर्न में कुछ दो, नहीं। एक बार पेमेंट दे दी तो मतलब दे दी, उसके रिटर्न में कुछ नहीं होता है। सो दीज आर सच पेमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट्स। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये है बेटा कि जो पेंशन होती है, पेंशन टू अ रिटायर्ड पर्सन इज नॉट अ ट्रांसफर पेमेंट। क्यों? क्योंकि जो पेंशन होती है, जब आप अपनी सर्विस में होते हो, जब आप अपनी कमा रहे होते हो, किसी जॉब में होते हो थ्रू आउट योर लाइफ, दैट इज बिफोर 60, ठीक है ना, तब आपकी सैलरी में से हर महीने पेंशन कटती जाती है। तो दैट इज ए पार्ट ऑफ योर सैलरी ओनली, जो कट के इकट्ठी हो जाती है और जिसको फिर पेंशन के रूप में दिया जाता है। तो पेंशन इज नॉट अ यूनिलेटरल पेमेंट। क्यों? क्योंकि आप जब आप कहीं पे सर्विस कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, तो आप उनको कुछ प्रोवाइड कर रहे थे, गुड्स मतलब सॉरी, आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, उसके रिटर्न में सैलरी आ रही थी जिसका कुछ हिस्सा पेंशन बन जाता है। सो इट इज़ नॉट अ ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है ना। तो आज हमने देखे क्विकली क्या क्या चीज़ें देखी। हमने बेसिकली यहाँ से स्टार्ट किया कि व्हाट मेक्स कंट्री रिच एंड पुअर, ठीक है ना। So it is not the resources, availability of resources, but how the production and how efficient and effective the production process is, ठीक है। तो हमने ये प्रोडक्शन प्रोसेस का एग्जाम्पल देखा। फिर हमने देखा प्रोडक्शन प्रोसेस का लास्ट स्टेज होता है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स को हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, वन इज इंटरमीडिएट गुड्स, अनदर वन इज फाइनल गुड्स, जिसमें हमने मिल्क का एग्जाम्पल लिया। फिर हमने देखा कि सारे भाई कैसे हम कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन करें, उसका एकमात्र तरीका होता है कि भाई कितने गुड्स बन रहे हैं हमारी कंट्री में, उसकी वैल्यू निकाल दो, राइट। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ दैट नेशनल इनकम। जब डेटा निकालते हैं, हमने उसके ऊपर बात करी कि भाई एक देश की सरकार को कैसे पता चलेगा कि ये सेक्टर वीक है या हमारी कंट्री में स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गए हैं, अब दिस कंट्री इज नो मोर एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट और बेस्ड कंट्री, नाउ सर्विस सेक्टर भी डेवलप हो गया है। कैसे पता चलेगा? जब हम सेक्टर वाइज डेटा या ये कौन से सेक्टर में कितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है उसके बेसिस पे हमें पता चलेगा।
नेक्स्ट हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे जो समझने ज़रूरी थे, एडवांस कॉन्सेप्ट जो हमारी नेक्स्ट क्लास में आएंगे उसको समझने के लिए, जैसे डोमेस्टिक टेरिटरी, जैसे फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जैसे मार्केट प्राइस क्या होता है, एंड डेप्रिसिएशन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है। आई वुड टोटली सजेस्ट रिकमेंड कि नेक्स्ट क्लास से पहले जहाँ हम एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम को पढ़ेंगे, इन कॉन्सेप्ट्स को बेटा एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, और कुछ भी डाउट्स होंगे तो मैं नेक्स्ट लाइव सेशन में उसको ले लूँगी। टिल देन मेहनत करते रहो इसी तरीके से। वेडनेसडे को मिलेंगे, एंड आज शाम को विच इज़ मंडे शाम को मास्टर क्लास अटेंड करना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट एंड सी यू सून।